नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा। मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ बाय प्रोफेशन। मैं कोटा से हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है, पूरे राजस्थान में एक आंदोलन की आग लगी हुई है। सभी प्राइवेट चिकित्सक हड़ताल पे हैं। उनके समर्थन में कई सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पे आ रहे हैं। आखिर आरटीएच बिल ऐसा क्या है जिसका डॉक्टर्स इतना विरोध कर रहे हैं? बेसिकली क्या है, जब भी आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ेंगे तो सरकार की तरफ से आपको स्टेटमेंट मिलेगा, गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज है, तुम लाए हैं इस बिल को। लेकिन जो बिल में प्रावधान है उसमें सिर्फ गरीब नहीं है, 100% पॉपुलेशन को इन्होंने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा दी है, जिसका पेमेंट के मापदंड तक अभी तय नहीं है। और वो जो पेमेंट के मापदंड है वो एजेंसी तय करेगी जो अभी चिरंजीवी योजना चला रही है, आरजीटी योजना चला रही है, जिसमें डॉक्टर अगर घर से उठ के आता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर घर से उठ के आता है मरीज को देखने रात को 2 बजे, तो 121 रुपए का पेमेंट किया जाता है। क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? डॉक्टर आ रहा है, घर से मरीज को देख रहा है, वापस घर पे जाने तक पूरा 2 घंटे की नींद खराब होती है। उस 2 घंटे के लिए डॉक्टर को 121 रुपए का भुगतान, वो भी रात्रि में। ठीक है, चलो साहब आ भी गए, एक बार कर देंगे, कोई बात नहीं। रात में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब इलाज निःशुल्क ही है तो गवर्नमेंट में कौन जाएगा? सब प्राइवेट में जाएंगे। तो जब सब प्राइवेट में आएंगे तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितनी बार रात को उठ के आएगा? 5 बार उठ के आएगा रात में, यानी कि 8 से 10 घंटे वो रात में यहाँ पे ड्यूटी करेगा। तो दिन में कैसे काम करेगा? और जब दिन में काम नहीं करेगा और दिन में जो पेशेंट आएंगे, आप बोलेंगे तो आरटीएच का बिल पेशेंट है, आपने इसको लौटा कैसे दिया? आप इसको लौटा नहीं सकते, आपको इसको लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपकी कंप्लेंट होगी। उस कंप्लेंट को कौन एड्रेस करेगा? कलेक्टर साहब एड्रेस करेंगे। तो फिर मुझे रोज कलेक्ट्रेट में जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि साहब मैं तो रात भर काम कर रहा था इसलिए मैं दिन में नहीं आ पाया, और मैं दिन में काम कर रहा था, दिन भर काम किया तो मैं रात को नहीं आ पाया। अब आखिर डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, एक नागरिक है। एक नागरिक की तरह और एक इंसान की तरह जो मेरे हक है वो तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे काम करने की एक क्षमता है। मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर सकता हूँ। मैं 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई मशीन तो हूं नहीं कि आपने बटन दबा तो चालू हो गई और बटन बंद कर दिया तो वापस बंद हो गई। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं 24 घंटे काम करूंगा? मेरे जैसे चिकित्सक जिनके केस पेशेंट के अपॉइंटमेंट भी 3 से 4 दिन तक नहीं मिलते, जिनको सर्जरी के लिए 7-7 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, उन चिकित्सकों के लिए अगर आप सबको निःशुल्क कर देंगे तो मेरे यहां इतनी लंबी भीड़ हो जाएगी, आगे चौराहे तक खत्म नहीं होगी। मैं कैसे सबको देखूंगा? और मैं मना करूंगा तो आप बोलोगे तो राइट टू हेल्थ में आप इसको मना नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा? रोज यहाँ पे हंगामा, रोज यहाँ लड़ाई झगड़े, मॉब, गुंडागर्दी, बदमाशी। सरकारी अस्पताल से बदतर हाल हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में संभालने के लिए सरकार है, प्रशासन है, यहाँ कोई नहीं है। मैं क्या रोज पुलिस बुलाऊंगा? मैं क्या रोज कलेक्ट्रेट में जाऊंगा? क्या ये मेरा काम है? मेरा काम है, मैंने इतने सालों में, 15 सालों में मेहनत करके मैं डॉक्टर बनाऊं, स्किल एक्वायर की है। मैं ईमानदारी से अपने मरीजों का इलाज करूं, उनको अच्छी सेवा उपलब्ध कराऊं और अच्छी से अच्छी स्किल, विश्व स्तरीय स्किल डेवलप करूं। जो जैसा ऑपरेशन अमेरिका में डॉक्टर करते हैं वैसे ऑपरेशन में अपने मरीज से करके दूं, मेरे मरीज को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ना कि ये मेरा काम है कि मैं चौराहे तक जाके भीड़ के सामने हाथ जोड़ता रहूं, भैया लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, या कलेक्टर साहब के सामने रोज जाके बोलूंगी सर मैं दोषी नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैं एक इंसान हूं। और अगर फिर भी अगर किसी के मन में आए तो मेरे ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना कर दे, मेरे पे जुर्माना कर दे तो मैं उस जुर्माने के लिए कोर्ट में जाऊं। अब मुझे कलेक्टर की जगह कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। क्या यह संभव है? अगर सरकार को सुविधा देनी थी तो गरीब तबके को सुविधा देते। आप कह देते बीपीएल कार्ड धारक 10%, 15% लोग हैं, इनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी आपको, और ये सुविधाओं के लिए आपकी ये दर है। एक अच्छी रेट लिस्ट तय करते हैं जिस पर डॉक्टर स्वयं इनकार नहीं करते। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई तो सरकार का संगठन है, एसबीआई जनधन इंश्योरेंस ने जो दरें एक अस्पतालों को एम्पेनमेंट में दे रखी है, उन दरों को तय कर दो। आप इन दरों पे आपको इलाज का रिएंबर्समेंट होएगा, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि एसबीआई जनधन इंश्योरेंस सब अस्पतालों ने अपने आप ही ले रखा है, पहले से उनके पास है। उन दरों पर वो इलाज कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी दरों पे 131 रुपए में डॉक्टर को रात को बुलाओगे, 200 रुपए में प्लास्टर लगवाओगे, 3,000 रुपए में गर्दन की हड्डी का मेजर ऑपरेशन कराओगे, बोलोगे दवाइयां, इम्प्लांट सब उसमें। कैसे 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 मिलेगी सुविधा? अल्टीमेटली क्या रास्ता मिलेगा? अल्टीमेटली क्या होगा? या तो यहाँ पे रोज उत्साही लोगों की भीड़ खड़ी रहेगी, कॉलेज स्टूडेंट का मॉब खड़ा रहेगा, किसी जाति विशेष के लोग खड़े रहेंगे। कभी कहेंगे साहब हम गुजर के नाम पे एक हैं, कोई कहेंगे हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक हैं, कोई बोलेगा हम जाट समाज के नाम पे एक हैं, कोई बोलेगा हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र संघ के नाम पे एक हैं, कोई बोलेगा हम कांग्रेस पार्टी के नाम पे एक है, कोई कहेगा हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पे एक है। आप सब तो एक है, लेकिन हमारा क्या होगा?
रोज हंगामेदार स्थिति बनेगी, जनप्रतिनिधियों को ले लेके लोग आएंगे, 40-40, 50-50 का मुंह यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा रात को 2-2 बजे। राइट टू हेल्थ में इलाज कीजिए, फ्री इलाज कीजिए, अभी करना पड़ेगा। कब तक सहन करेंगे? अल्टीमेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। और अगर महीने में मेरे साथ ऐसी स्थिति 4 या 5 बार भी आ गई तो मेरे जैसे डॉक्टर तो यहाँ पे काम करना नहीं चाहेंगे। अल्टीमेटली राज्य से चिकित्सकों का प्लान हो जाएगा। जो भी अच्छे डॉक्टर जो आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो राज्य से प्लान करके दूसरे राज्य में चले जाएंगे, वो अपनी सुविधा वहां पे प्रदान करेंगे, या फिर अपना काम छोड़ देंगे, सर्जरी करना छोड़ देंगे, हॉस्पिटल बंद कर देंगे और एक छोटे से कमरे में ओपीडी चलाएंगे। सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, 6 घंटे में पेशेंट देखेंगे, अपनी आजीविका निकाल लेंगे। आपने मेरी स्किल 15 साल तक जो मैंने सीखा वो पूरी स्किल खराब कर दी। लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए था, उसका कोई फायदा नहीं मिला। लोग कहेंगे ऑपरेशन, भैया मेरे को ऑपरेशन नहीं आता ही नहीं है। कौन जबरदस्ती करवा सकता है उस ऑपरेशन को जो मुझे आता ही नहीं है? सर्विस प्रदाता को कभी भी सर्विस देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सरकार ये बात अच्छे से समझ ले। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आएगा और सरकार उससे बोलेगी कि आपको इसकी एंजियोप्लास्टी 30,000 रुपए में करनी है, जबकि वो स्टेंट ही 40,000 का आता है और उसका अस्पताल का खर्चे 70 से 80,000 रुपए, तो हर पेशेंट में 50,000 नुकसान खा के अस्पताल काम नहीं कर सकता सर। अस्पताल कैसे काम करेगा सर नुकसान खा के? आप सोचिए तो सही। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो दूसरा ऑप्शन निकालेगा। एक काम करो, इकोस्प्रिन की गोली दे दो, एक हिपेरिन का इंजेक्शन लगा दो, 5, 10, 20, 25 रुपए खर्चा है, ठीक है, सरकार जो देगी 2-5 हजार रुपए देगी, भर्ती रहने के, कम से कम लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। लेकिन मरीज का क्या होगा? एंजियोग्राफी नहीं हुई, उसकी अर्जेंट एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा अभी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है रात को 2 बजे पेशेंट अरेस्ट हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फिर अस्पताल में हंगामा होगा। क्या होगा? एक जान चलेगी, अस्पताल में लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या मिला सरकार को इससे? डॉक्टर को किसी भी सर्विस प्रदाता, डॉक्टर ही नहीं किसी भी सर्विस प्रदाता को, भले ही वो प्राइवेट दुकान हो, भले ही वो प्राइवेट होटल हो, किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकते। आप प्राइवेट होटल वाले को बोलोगे रोज आपको कमरे खोलने, कोई भी आके सोएगा? कब तक दे सकता है वो अपनी सेवा? आप सर्विस प्रदाता को विवश नहीं कर सकते। डॉक्टरी विधा में हर तरह के इलाज की 25 पद्धतियां मेंशन है। अगर आप ये बोलोगे कि मेरे को पांव की हड्डी के ऑपरेशन का इलाज करना है और 10,000 रुपए ज्यादा नहीं मिलेंगे और मुझे पता है इसमें 25,000 रुपए खर्चा होगा, मैं कह दूंगा अरे प्लास्टर लगा लो, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। 3 महीने बाद जब हड्डी नहीं जुड़ेगी तो आके बोला डॉक्टर साहब आपने कहा था प्लास्टर लगा लो, तो मुझे थोड़ी पता था यार आपकी हड्डी नहीं जुड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, शरीर आपका है, नहीं जुड़ी तो भैया अब तो इसमें ऑपरेशन होगा। और ये ऑपरेशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि 3 महीने पुराना फ्रैक्चर हो गया, अब तो आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। क्या करोगे आप? वही ऑपरेशन जो यहाँ पे 30-40 हजार रुपए में हो सकता था, उस ऑपरेशन को आप अहमदाबाद जाके 2 लाख रुपए में करवा के आओगे। आपने सोचा कभी इस बारे में? सर राजस्थान की और भारत की मध्यम वर्गीय शहरों की चिकित्सा सुविधाएं अमेरिका से 100 गुना ज्यादा सस्ती हैं, 100 टाइम, जबकि हमें मशीनें उसी रेट पे मिलती है। अमेरिका में भी हमारी मशीन 3 करोड़ की आती है, उसी कंपनी की हमारी मशीन हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, वो हमें और महंगी पड़ती है क्योंकि उसमें इंपोर्ट के चार्जेस भी लग जाते हैं, सरकार की ड्यूटीज भी लग जाती हैं। तो हम अमेरिका से ज्यादा महंगी मशीनें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अमेरिका से 100 गुना सस्ती दर पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अमेरिका में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ता है महोदय, लेकिन भारत में आपको सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध है। इसलिए ये प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो अपने दम पर इतना अच्छा काम कर रहा है, ऐसे गला मत घोटिए। 90% अस्पताल आज भी खुद की खरीदी जमीन पर काम कर रहे हैं, आपकी दी जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। आपकी दी जमीन पर केवल 10% अस्पताल, कोई बड़े अस्पताल सिटी के, वो काम कर रहे हैं। आप लाइए ना नियम, सरकारी अस्पतालों पर लाइए, ट्रस्ट के हॉस्पिटल पे लाइए, बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे लाइए, या फिर जिनको आपने अनुदान पे जमीन दी हुई है उन पे लाइए। मैंने खुद लोन लेके अपनी जमीन खरीदी, करोड़ों का खर्च करके हॉस्पिटल बनाया, सरकार को इतना टैक्स देता हूं, सब कुछ है। हमारे रनिंग एक्सपेंसेस क्या है सर? एक छोटा सा 20 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर वहां पे 5 डॉक्टर हैं, 20 बेड का हॉस्पिटल विथ 5 सर्जिकल डॉक्टर्स जिसमें ऑपरेशन थिएटर चलता है, महीने का 30 लाख रुपए खर्चा आता है सर। मैं चलाता हूँ हॉस्पिटल, मुझे पता है सर। 20 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए महीने का 30 लाख रुपए खर्चा आता है। स्टाफ की सैलरी, डॉक्टर्स के खर्चे, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब मिला के 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा होता है सर। कैसे चलाएंगे सर? आप कह चिरंजीवी रेट्स पे काम करो, आप किसी को भी आपकी मनमानी रेट पे काम करने के लिए विवश नहीं करें, तभी राज्य में चिकित्सा सुविधाएं बचेंगे सर। आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप हमारे राज्य के प्रमुख हैं, आपका दायित्व राजा वाला दायित्व है। जब राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो उस राज्य का क्या होगा? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सर? मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूं सर, मैं क्या बताऊंगा आपको? लेकिन कृपा करके जनता के इंटरेस्ट में आप इन बातों को समझिए सर। ये सुविधा उपलब्ध करानी है, गरीबों को उपलब्ध कराइए, बीपीएल कार्ड के ऊपर कराइए। अस्पतालों को किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के पैकेज रेट से पैकेज दीजिए, ना कि राजस्थान की स्वास्थ्य एजेंसी उसके पैकेज से रेट दीजिए। आपको आप इस तरह से करेंगे तो सुविधाएं घटती जाएंगी, कोई मशीनरी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नई मशीनरी कोई लाएगा नहीं,
पुरानी एक्सरे मशीन पड़ी रहेगी, उसको ना अपडेट कराएंगे, एक्सरे में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप चार्ज नहीं दे रहे। अस्पताल क्या करेगा, कहां से लाएगा, जेब थोड़ी खर्च करेगा। एक्सरे देख के बोल देंगे अरे इस एक्सरे में तो फ्रैक्चर नहीं दिख रहा, भले फ्रैक्चर हो लेकिन एक्सरे में नहीं दिख रहा तो डॉक्टर क्या करेगा। लेकिन आपने उसको उस लायक नहीं छोड़ा कि वो उस मशीन को अपडेट कर सके। आज की डेट में हम इतनी अपडेटेड लेटेस्ट मशीन रखते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी की मशीनें मंगाते हैं जिससे कि आप अपडेटेड रहे। ऑपरेशन थिएटर में ऐसी मशीन रखते हैं कि हमारे मरीज को ऑपरेशन नहीं हो, बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर, बड़ों के लिए अलग वेंटिलेटर रखते हैं, तो अच्छी अच्छी सुविधाओं का लेटेस्ट वेंटिलेटर, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे एनेस्थीसिया मशीन रखते हैं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट रखते हैं जिससे आप लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन ये सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी, जब सब कुछ फ्री में होता जाएगा। अच्छा स्टाफ जो होता है वो महंगा होता है सर, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेंगे, जितने भी अच्छे सीनियर स्टाफ है सबको हटा देंगे, 4-4 हजार वाले स्टाफ रख लेंगे। 4,000 वाले स्टाफ आपको कैनोल लगाने के लिए 15 बार सुई लगाएगा। जब फाइनली वो इरिटेट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो हमारी तरफ से कह दिया जाएगा सब आपकी नसें छोटी हैं, हम क्या करें, नहीं मिल रही, आप अपने लेवल पे किसी को बुला के लगवा लो। अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं मिल रही, क्या स्तर रह जाएगा इलाज का। अच्छे डॉक्टर और अच्छा स्टाफ सर महंगा है, और इस देश का इलाज दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे सुलभ है। और आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज डॉक्टर्स के लिए अपनी सुविधा अनुसार वर्ड चेंज मत करें सर। जब कोरोना आता है, महामारी आती है, जब आपको सुविधा चाहिए होती है तब आप भगवान का दर्जा दे देते हैं, जब आपको सुविधा नहीं चाहिए होती है तब आप लुटेरे, कसाई, चोर ऐसे ऐसे शब्दों से तोल देते हैं। आप ऐसा बोल देते हैं कि डॉक्टर मरीज की जेब देखता है पहले। सर 90% डॉक्टर आज भी ईमानदार है, 90% डॉक्टर ईमानदार है। 10% लोग जो गंदगी है वो दूसरे व्यवसाय में भी है, इवन दूसरे व्यवसाय में गंदगी और ज्यादा है, हमारा तो फिर भी कम है। आज भी हमारा दिल पसीज जाता है सर, पेशेंट बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ, हम कहते हैं ये लो रिफंड लो, तुरंत वापस लो पैसे, दवाइयों पे डिस्काउंट ले लेना, अगली बार आओ तो फीस मत देना। पेशेंट एक बार बोलता है मैं गरीब आदमी, सैंपल की सारी दवाइयां क्या काम आती है सर, इतने सारे सैंपल हम खाएंगे क्या। सब दवाइयां गरीब मरीजों के काम आती है, सब गरीब मरीजों को यहाँ से निःशुल्क देते हैं। ऐसा है 20 दिन का लास्ट में अपने पास दे रहा हूँ, 10 दिन का तो खरीद लेना, मुझे 1 महीने बाद दिखाना, इसी पर्ची पे दिखा देना, नई पर्ची मत बनाना। ये दिल है डॉक्टरों का आज भी। आप 90% जो अच्छे डॉक्टर है उनको गलत समझने की भूल ना करें सर। केवल वो 10% लोग हैं, और वो 10% लोगों पर शिकंजा आपको कसना है, आपको ढूंढना है कि गंदगी कहां से आ रही है, उस गंदगी की सफाई करना है। आप उच्च पदों पर बैठे हैं सर, आपकी जिम्मेदारी है, आप सब कर सकते हैं, आपको सब पता है कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। और सर आप हमारे जैसे डॉक्टर जिनके अपॉइंटमेंट संभव नहीं है, केस पेशेंट में भी, उन पेशेंट के लिए उनके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर देंगे सर। 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराना, वो भी तुरंत, वो भी निःशुल्क, वो भी हर व्यक्ति को आप इनकार नहीं कर सकते। कैसे कराएंगे सर, प्रैक्टिकली संभव है क्या, आप एक बार सोच कर देखिए। आप तय कर दीजिए कि गरीब व्यक्ति को इलाज मिलेगा, इस इंश्योरेंस कंपनी की रेट से मिलेगा, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसी एसबीआई है या कोई और, उस रेट से मिलेगा। एक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी तय कर दीजिए कि एक दिन में 1 या 2 इमरजेंसी एडमिशन आरटीएस के अंतर्गत ही वो करेंगे, 1 या 2 सर्जरी जो वो कर सकते हैं वही करेंगे, उससे ज्यादा उनके ऊपर भार नहीं डाला जाएगा। नहीं तो जो फेमस चिकित्सक है उनके लिए तो सर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उनसे ऑपरेशन कराने के लिए 50,000 लोग रोज आ जाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको ये नंबर भी तय करना पड़ेगा कि एक चिकित्सक इतनी सर्जरी कर सकता है, इतना काम कर सकता है। तो एट ए टाइम आपको दिन में 10 ओपीडी, 2 एडमिशन, रात में 1 इमरजेंसी, इस तरह से कुछ कायदे तय करने पड़ेंगे जिससे डॉक्टर्स को भी जीने का अधिकार मिले, डॉक्टर्स भी जो है अच्छे से अपना काम कर सके। अदरवाइज अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक लगातार 24 घंटे काम करेंगे, डॉक्टर का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा सर। सारे डॉक्टर छुट्टी पे चले जाएंगे और अल्टीमेटली वो प्लान करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स की जो वाजिब समस्याएं उस पर ध्यान दें, वार्ता के मार्ग खुले रखें। मुझे पता है हमारे कई सारे संगठन ऐसे हैं जो वार्ता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई सारे संगठन ऐसे भी जो वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता सर करनी पड़ेगी, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। अगर वार्ता के द्वार ही बंद हो जाएंगे तो आप बोलेंगे डॉक्टर वार्ता नहीं करना चाहते, और डॉक्टर बोलेंगे हमें आरटीसी बिल चाहिए नहीं, दोनों अपने नीचे गड़े रहेंगे और जनता इसमें पिसती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जनता की सेवा के लिए लोगों ने चुना है, जनता पे इतनी परेशानी आई हुई है आज की डेट में, इसको समझें सर, इस विवाद को सोल्व करें। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध होकर निवेदन है कि इस समस्या को आप अपने लेवल पे आगे बढ़ के सुलझाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हमारे पिता में है सर, राज्य के मुखिया हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस समस्या को खत्म करवाएं। और बहुत हो चुका है सर, डॉक्टरों की उचित मांगों को माने और प्लीज अपने हिसाब से जो भी आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो लाने की कोशिश करें। आरटीएस रोल बैक या जो भी आपको लगता है कि ये हमारे राज्य के डॉक्टरों के हितों में है, भविष्य में आने वाले समय में हमारे राज्य की जनता के फेवर में, वो निर्णय आप लें। धन्यवाद।